बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए आपके साथ एक बार फिर से मैं भैया जी कहीं मैं हाजिर हूं। वो तमाम सारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके मम्मी पापा, दादा दादी, उनके भाई, बड़े भाई, सब सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आप जो रोज शाम को बैठते हैं, देखते हैं, नजर इनायत करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर आते हैं, अपनी बात कहने के लिए बहुत दूर दूर से लोग इकट्ठा होते हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार तो बहुत पास में हुआ, भागलपुर तो यही बगल में है। तो इतना परेशान काहे हैं आप? परेशान नहीं है हम। कहा आपका शो देखने के लिए आपका शो देखने के लिए पर अरे तो शो तो शुरू ही हो गया। हम तो हाजिर हैं। क्या नाम हो गया बाबूजी? सर मेरा नाम संजीव कुमार ठाकुर है। संजीव कुमार ठाकुर जी। तो बिहार चुनाव इस बार तो बढ़िया होएगा। क्या लग रहा है, हवा क्या लग रही है अभी? वो तो सर पता ही चल रहा है। अरे बिहार का आदमी इतनी जल्दी खुल जाए तो प्याज नहीं हो जाएगा। फिर इतनी जल्दी नहीं खुलता बिहार का आदमी, बहुत देर से एकदम बिल्कुल एकदम घिसने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? रामलाल जी। तो रिटायर हो गए आप? हाँ। कितना समय हो गया रिटायर हुए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। किस विभाग से रिटायर हुए? लेबर डिपार्टमेंट से। बहुत अच्छा बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इधर कैसे आ गए गर्मी में? बाजार में घूमते हुए। तो बहुत आनंद लीजिए। मैं भी बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। कोई कह रहा है तुम चुनाव कैसे जीत रहे हो, एक जना कह रहा है कि हमें जनता जिता रही है। मुद्दा तो बहुत छोटा सा ही है लेकिन बना हुआ है, फंसा हुआ है। वो कह रहे हैं कि वो मशीन से तुम जीत रहे हो, वो कह रहा नहीं हम जनता से जीत रहे हैं। तो मुद्दा बस दरअसल यही है आज का जिस पर बात हो। बेटा कहाँ से आना हुआ तुम्हारा? दिल्ली से। साथ में ही हो? कौन है? बेटी। अरे वाह क्या बात है। क्या नाम है बेटा? निकिता। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाबूजी उधर ना देखो, मेरी तरफ देखो। फोटो खिंचाने तो बाद में हो जाएगा। हाँ उधर फोटो खिंचाने में क्या रखा है। कहाँ से आना हुआ? मैं पटना से हूँ। पटना से। तो बस मैंने मुद्दा बता दिया। आपको भी बताना यही है, पूछना यही है मुझे कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इशारों पे काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं। बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू होगा। बाबूजी कहाँ से आए आप? मैं एक्चुअली स्टॉकहोम स्वीडन से आया हूँ। कहाँ से आए हैं? स्टॉकहोम स्वीडन। ये तो बात पटना से चल रही थी, स्वीडन कैसे पहुंच गई? ओहो, स्वीडन से आए हैं। बहुत अच्छी बात है सर। स्वीडन में रहते हैं? वही तो बहुत गर्मी लग रही होगी यहाँ तो आपको ज्यादा, इसलिए पसीना आ रहा है। अब मैं आपको अंदर बुला लूं? आ जाइए, अंदर आ जाइए। आ जाइए बाबूजी, आ जाइए अंदर आ जाइए। मैं नीचे कर दीजिए इसको जरा थोड़ा। आ जाइए। मैं तो बात पटना से चल रही थी और समस्तीपुर भागलपुर होते हुए एकदम से स्वीडन पहुंच गई। कोई बात नहीं। तो कैसे आना हुआ यहाँ पे? मैं एक्चुअली 3 महीने यहाँ रहता हूँ, 3 महीने स्वीडन में रहता हूँ। तो ये महीने ना रहा करिए, ये महीने उधर ही रहा करिए। तो बहुत गर्मी रहती है। काम थे मैं समझ गया। तो मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। स्वीडन से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो इनका अभिनंदन करिए, ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। स्कैंडिनेवियन कंट्री, बहुत दूर, बहुत ठंडी, बहुत ठंडा मुल्क। और हाँ अपनी टेम्परेचर था। मैं कल सुबह ही आया हूँ। कितना था? 18 था। और यहाँ तो 18 पे बात ही नहीं बनती। 18 तो छोड़िए, 36 डिग्री तो पॉलिटिकल पार्टियों का टेम्परेचर रहता है। छू के देख लीजिए मनो। आपको छुड़ाऊं? अरे मैं छोड़, यहाँ पवन जी से छुड़ा दो, इनको दिखा दो। ये आम आदमी पार्टी के हैं। नमस्ते करिए इनसे, स्टूडेंट से। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं बातचीत का सिलसिला, इतना तो 40 डिग्री टेम्परेचर तो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के आदमी का टेम्परेचर रहता है। कहाँ से आना हुआ आपका? इंदौर। देखिए साहब, इंदौर से। देखिए साहब, इंदौर के हैं, मसाला साला ना खाया करिए। आपका शहर बहुत सुंदर है, बहुत साफ है और मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि लगातार आपका जो शहर है वो एकदम सफाई में ऊपर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप एदलाबादकर। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैम कहाँ से आना हुआ? साथ में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। मैंने इधर से देखा तो इसे पहचानने की कोशिश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं प्रदीप जी? आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, सालों से देख रहा हूँ और आपको देख के दिल खुश हो गया। क्या बात नहीं था कि आप यहाँ मिलोगे, पर देख के मजा आ गया, इसलिए रुक गए। थैंक यू सो मच सर। थोड़ी देर रुकिएगा, मुझे मालूम है बहुत उमस है और बहुत ज्यादा परेशानी भी, धूप भी है, लेकिन जितनी देर बच्चे इजाजत दें और जितनी देर आपको लगे उतनी देर रहिएगा। संभाल के रखिएगा पर्स वर्स अपना और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिएगा। हालांकि ये कहना नहीं चाहिए मुझे, वो कहाँ के कुछ स्वीडन वाले भी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहाँ चले गए स्वीडन वाले? सर जब आया करिए तो पाव पर थोड़ी ठंडक ले आया करिए।
certainly do it. हाँ, certainly do it. Sir, thank you so much. कैसे आना हुआ सर? कैसे आते हैं? मैं हर एक 3 महीने के बाद यहाँ आता हूँ। हाँ जी। मैं एक्चुअली पेंशनर हूँ। हाँ। मेरे को वहाँ पे 50 साल हो गए जी। स्वीडन के अंदर। मैं 75 में स्वीडन में गया था। स्वीडन में गए थे। हाँ, उसी टाइम का मेरी फैमिली वहीं रहती है। हाँ। पर मेरे मुल्क के साथ मेरा बहुत प्यार है। बस यही मुल्क जो है ना, खींच के यहाँ की जो मिट्टी है, जो आबो हवा है, और वो यही आपको खींच खींच के ऐसे ही ईश्वर ऊपर वाला आपके ऊपर ऐसे ही कृपा रखे और आप हमेशा यहाँ आए। और सर जब आया करें तो 2 4 5 10 लोगों को देखा करिए, उसमें से कुछ आइडेंटिफाई किया करिए, उसमें से कुछ योजनाओं परियोजनाओं पे काम करा करिए। सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं लक्की बहुत हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। अगर मुझे तो और लक्की आप जब ये लक्की और लक्की हो जाए कि अगर कोई 2 4 काम आप जो योजना परियोजना भी शुरू करें इसमें, क्योंकि बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कटोरा लेके भीख मांग रहा हूं, लेकिन मैं इस मामले में बड़ा मशहूर आदमी हूं कि अगर अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए, अपने तमाम सारे उन लोगों के लिए अगर कोई भी चीज करने के लिए है और या नन्हे मुन्नों के लिए करने के लिए है, तो मैं जरूर लोगों से जो बाहर चले गए 30 40 सालों से विदेश में हैं, कुछ हमसे मिलकर, अब तो हम लोग भी सक्षम हैं सर, बिल्कुल पूरी तरह सक्षम हैं। 4 ही दिन में युद्ध खत्म कर देते हैं सर, चाहे मानो चाहे ना मानो सर, 4 ही दिन में युद्ध खत्म कर देते। अब तो हम सक्षम लोग हैं। हाँ, एक जमाना जरूर था कि जब हम ताकते थे, देखते थे, लेकिन ठीक है, वो वक्त था, ये भी वक्त है, गुजर गया। कहां से आना हुआ? दिल्ली से। क्या नाम है? अल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए ना, आप वहां क्यों खड़े हैं? कुछ बैठिए, कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है क्या? अच्छा बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए, थोड़ा सा खिसक जाइएगा। तो मैंने मुद्दा तो बता दिया आज का। यार इतने टैटू बनवाए हो? टैटू बनाता हूं ना। अच्छा तुम टैटू बनाते हो, तो तुमसे बात करेंगे आज, ठीक है ना, थोड़ी देर में बात करते हैं। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए खड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हरनाम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनिरुद्ध जी। पवन शर्मा जी आज बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नई ऊर्जा, मुस्कुराहट और तमाम सारे, वहां गुजरात से एक सीट मिल गई है, वाह क्या बात है, गुजरात वहीं ड्यूटी लगी थी जी, क्या बात है, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। निरंजन पोद्दार जी, थैंक यू सो मच निरंजन जी। बाल आपने बड़े कर लिए क्या? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, वो आप अपनी चाल अपनी खुद चला करिए। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को कहा कि आप तमाम तरह के सवाल पूछते हैं, कभी कहते हैं मशीन जिता रही है। हाँ, खड़गे साहब ने कहा कि आप चुनाव नहीं जीत रहे, एक्चुअली मशीन आपको चुनाव जिता रही है। अब सवाल तो बाबूजी आप ही पर है, हमारे ऊपर भी है कि मशीन, यार डाला वोट वहां, ऐसे कैसे हो सकता है कि मशीन जिता रही है? मशीन तो हमारे कब्जे में। ये मुल्क वो है मंत्र अधीनम देवताम, देवता भी मंत्र के अधीन है, कोई देवता स्वतंत्र नहीं। अरे मंत्र अधीनम देवता, मैं चाहूंगा तो देवता यहीं आएगा, इसी जगह, है ना? ठीक कहा ना? हाँ, तो लेकिन अब ये बात है कि मशीन जिता रही है, वो कह रहे हैं आइए सारी आप आगे आइए, सारी आपकी समस्याएं दूर करेंगे, चाय पी लीजिए, बैठ जाइए। बिल्कुल चाय भी पियेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हमने मांगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा का जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग पहले हमें भेज दें। दूसरा, हमें मशीन्स दे दीजिए जो लिस्ट को रीडेबल मशीन हो, जिससे कि हम चेक कर लें जो उसमें वेरिएशंस आ रहा है, जो उसमें इनडिस्क्रिपेंसी आ रही है वोटर लिस्ट में, उस पर हम चर्चा कर लें। क्योंकि हम तैयार होकर जब इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन भी हमें सही से जवाब देगा और हो सकता है हम संतुष्ट हो जाएं। अरे देखिए, इलेक्शन वोट मतलब ये होता है, जैसे मैंने किससे पूछा था इस बार हवा किधर बह रही है, क्या नाम था आपका? संजीव कुमार ठाकुर। संजीव कुमार का अभी कैसे बता दें, अभी से उनको बेवफा कैसे कह दें, बात मंजिलों की है, बीच में कैसे कह दें। बात दरअसल ये थी कि मैं कैसे बता दूं अभी आपको वोट अपना कैसे बता दूं। एक टर्म है जो इलेक्शन से जुड़ता है, उसे कहते हैं गोपनीयता, है ना? हमारा वोट गोपनीय है। आप कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने कुछ आपत्तियां दी, उसमें बोला कि वो पता चल जाए, किसी मिसाल के तौर पे किसी बूथ पे कम वोट पड़े, और अगर वोट कम पड़े तो कोई पार्टी कह सकती है अच्छा ओहो चलते तुम मेरे साथ थे जुलूस में और वोट डाल दिया बेटा उधर, आइडेंटिफाई हो जाएगा आदमी।
तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो गोपनीयता जैसी चीजों पे उन्होंने आपत्ति उठाई है। देखिए, गोपनीयता की बात अगर जब आप वोटर एक पोलिंग बूथ की जो बात कर रहे हैं, तो पोलिंग बूथ के रिजल्ट तो हर पॉलिटिकल पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को वैसे ही मिल जाते हैं कि इस पोलिंग बूथ पर 1000 वोट्स थे, इसमें से इतने मेल इतने फीमेल डाल के 700 वोट पोल हुए। आप वीडियो रिकॉर्डिंग मांगेंगे तो उसमें तो आइडेंटिफाई नहीं, हम वीडियो रिकॉर्डिंग कोई इनसाइड वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मांग रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग्स के बाहर ये कि कितने लोग उसमें आए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण महाराष्ट्र में आए हैं कि वोट कितने डले और उससे ज्यादा जब गिनती में आए, तो यही एक जो उनके एक शक पैदा करने वाली बात है। और ये कोई इलेक्शन कमीशन हम पर कोई विपक्ष पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि उसे बिल्कुल फेयर और फ्री इलेक्शन कराने के लिए अगर उसने कोई विपक्ष के सामने कोई सवालात आए हैं तो उन सवालातों को वो पूरे देश के सामने खुलकर बताए। इसमें इलेक्शन कमीशन अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप खामखा देश के दिमाग में एक शक पैदा कर रहे हैं, इसका जवाब क्या होगा? देखिए, ऐसा है, विपक्ष हमेशा जब भी कोई बात रखता है वो फैक्ट्स एंड फिगर पे रखता है। हमारे वहां के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो इनकी खुशी है, ये खुशी जायज नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी गुजरात से चुनाव जीती, ये जायज नहीं है। ये चुनाव ऐसे ही जीत गए, मतलब ये कैसे जीत गए फिर? मतलब बताइए, मैं आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है, हाँ। ये तो ये बताएंगे कि गुजरात के चुनाव में इन्होंने मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो सवालात इलेक्शन कमीशन पर खड़े हो रहे हैं। जैसे हम इलेक्शन कमीशन से जब बात करते हैं कि वोट कास्ट हुआ तो वीवीपैट के जो वो है स्लिप, वो क्यों नहीं मिल रही है सभी लोगों को? उन्होंने कहा पीडीएफ के फॉर्मेट में हमने आपको सारे देने को तैयार हूं, आप पीडीएफ ले लीजिए पूरा। हाँ, तो हमें दे दीजिए और उसकी रीडेबल मशीन दे दीजिए, लिस्ट की रीडेबल मशीन दे दीजिए, हमें उसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिए, उसके बाद हम तैयार होकर जाएंगे ना। हम किसी से आप मुझे बहस के लिए बुला रहे हैं तो मुझे मुद्दा तो पहले बताते हैं ना। राइट, चलिए ठीक है। कांग्रेस का जवाब ये है, नाउ द बीजेपी विल टेल। देखिए, हम लोग ये देश जो है, इनका जो कुकर्म था, संविधान की हत्या की थी, वो हम लोग मना रहे हैं ताकि देश का हर व्यक्ति जागरूक हो, आने वाले हर लोग उसको जाने समझे इनका पास्ट कैसा था। कांग्रेस का पास्ट ऐसा है कि नदी के दो किनारा है, कांग्रेस और ईमानदारी कभी नहीं मिल सकता है। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और भ्रष्टाचार, कांग्रेस और झूठ। इनकी आदत यह है कि आप ये सोचिएगा कि इस देश में आपातकाल लगा क्यों? इसी चुनाव से लगा था। बात यह थी कि रायबरेली से चुनाव लड़ी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजनारायण जी चले गए हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता को रिगिंग के आधार पे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद गई सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब क्या करें? प्रधानमंत्री उनको बनना था, उन्होंने सिद्धार्थ शंकर रे के कहने के आधार पर उन्होंने देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। यानी कि न कोई बोल सकता था, न चिल्ला सकता था, न कह सकता था। सारे लोगों के, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबके मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए। दूसरी चीज, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप वोट नहीं डाल सकते सुप्रीम कोर्ट के लोकसभा में, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने मिला के अरे भाई, उसी आधार पे उन्होंने लगाया। राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगा, वो चुनाव लड़ रहे थे और एफआईआर दर्ज की गई कि बैलेट पेपर लेके भाग गए, सारी चीजें। देखिए, इनकी तो मानसिकता में था, जब से लोग पढ़े लिखे होने लग गए, जब से बैलेट पेपर से ईवीएम मशीन पे वोट जाने लग गए, तब से ना जाने क्या कहते हैं, हर जगह पीछे होते चले गए। उसके पीछे कारण ये नहीं है, ये हमेशा ऐसे परीक्षार्थी हैं कि जब भी फेल होंगे, ये झारखंड का नाम नहीं लेंगे, जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लेंगे। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा आप ईवीएम का रोना मत रोइए, अपना काम अच्छा करिए। टीएमसी का अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा कि भाई आप रोना मत ईवीएम का रोइए, आप अपना अच्छा काम करिए। लेकिन आप अच्छा काम करेंगे नहीं, ये बात राइट। देखिए, जहां तक इन्होंने इमरजेंसी का आज चर्चा की, तो जो जेपी ने उसमें रिट डाली थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को बहाल कर दिया था और उन्होंने उसको कहा था कि अरे भैया सुनिए ना, उसी के बाद और जो इमरजेंसी लगी वो भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन से लोकसभा में वोट डालने का अधिकार नहीं था। बाकी सर आर्टिकल 352 था, जिसके तहत बाकायदा एक संवैधानिक रूप से एक इमरजेंसी लगाई गई, क्योंकि कुछ जो उपद्रवी लोग थे वो देश में इस तरीके के हालात, सेना और पुलिस को इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट के माहौल के खिलाफ बात कर रहे थे। और 18 महीने बाद फिर क्यों जनता ने वापस इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत से जिताया? ये कह रहे हैं ना, उस टाइम का आप किताब पढ़ लीजिए, डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, कोई देश का माहौल ऐसा नहीं था, कोई आंदोलन था ना कुछ था। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती, इसलिए केवल प्राइम मिनिस्टरशिप बचाना चाह रही थी, और इनके कई लोग थे जो इनको राष्ट्र ऐसा पावरफुल बनाना चाह रहे थे। चीन का राष्ट्रपति है, आप ये पूछे कि 1977 का जो चुनाव होता है, वो चुनाव इमरजेंसी में चुनाव हुआ है या बिना इमरजेंसी? वो इमरजेंसी के दौरान चुनाव हुआ, और ये हुआ देश की भला, इमरजेंसी नहीं खत्म हुई थी।
इमरजेंसी नहीं खत्म हुई थी। इमरजेंसी जब मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने तब देश में आपातकाल खत्म हुआ था। आप क्या बात करते हैं, इमरजेंसी के अंदर आप चुनाव लड़ाते हैं। देखिए, इनके जाते महाराष्ट्र में ये झारखंड की चर्चा करेंगे नहीं, ये जम्मू कश्मीर की चर्चा करेंगे नहीं, ये उसी महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा जीत जाते उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वायनाड चुनाव जीत जाते उसकी चर्चा नहीं करेंगे उपचुनाव में। जब ये हार जाते हैं तो इनको लगता है कि भाई अब इसमें भ्रम की स्थिति पैदा किया जाए, जो हार हो जनता की हार नहीं, ऐसा ऐसा घुमाया जाए। 27,000 इनके, मैं बता रहा हूं कि 6 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोट पड़ते हैं और 27,000 इनके बूथ एजेंट होते हैं। भाई जितने लोग यहाँ पे राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, सबको पता 17C फॉर्म दिया जाता कि नहीं दिया जाता। जैसे वोट खत्म हो जाता हर बूथ एजेंट को पकड़ाया जाता, इतने टोटल वोट कास्ट हुए कि नहीं कास्ट हुए। इनके बूथ एजेंट निकम्मे थे, एक भी इन्होंने कोई क्वेरी रेज नहीं किया। तब तक भाई ऐसा कैसा बूथ एजेंट रखे आप कि कोई क्वेरी रेज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब चुनाव का रिजल्ट आ गया उसके 10 दिन के बाद आप चलते हैं आरोप लगाने। इसका मतलब है सोची समझी रणनीति है कि चुनाव आयोग को बदनाम करना और महाराष्ट्र की जनता को बदनाम करना कि आपकी जीत नहीं है। 10 सेकंड, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो 17C फॉर्म था, जब हमारे इलेक्शन जो काउंटिंग एजेंट थे या इलेक्शन एजेंट जो अंदर बैठ रहे थे, उनकी जब हम, क्योंकि पूरे गांव से बीहड़ इलाकों से जब इकट्ठे कर हम इकट्ठा किया तो हमने नोट किया, अरे भैया सुनिए ना, अब आप सुन तो जवाब ले लीजिए। उस 17C फॉर्म में हमने देखा कि इतने लोग टोटल वोट पोल हुए हैं और जब गिनती की मशीनें खुली तो उसमें बहुत ज्यादा वोट खुल रहे थे। यही तो हमें डिस्क्रिपेंसी लगी, यही तो गड़बड़ झाला लगा। इसीलिए तो हम इलेक्शन कमीशन से चाह रहे हैं कि हमें रिकॉर्डिंग। राइट, आपने कहा, मैं आपका एक पढ़ता हूं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम के, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव ही पे मेन बात है, फोकस है। महाराष्ट्र के सीएम के अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोटर लिस्ट में 5 महीने में, यानी पहले हुआ चुनाव लोकसभा का, उसके बाद हुआ विधानसभा का, विधानसभा से लोकसभा से विधानसभा के बीच में 5 महीने में 8% वोट का इजाफा हुआ। देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है इस समय मौजूदा महाराष्ट्र के, उन्होंने दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में ऐसी 25 से ज्यादा चुनाव क्षेत्र हैं जहां 8% से ज्यादा वोटर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़े। पश्चिम नागपुर में 7% मतदाता बढ़े और कांग्रेस के नितिन राउत जीते। पुणे में वडगांव शेरी में 10% बढ़े, मतदाता बढ़े और शरद पवार गुट के बापू साहेब पठारे जीते। उत्तर नागपुर में 7% बढ़े, कांग्रेस के नितिन राउत। पश्चिम नागपुर में 7% मतदाता बढ़े, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे जीते। मलाड पश्चिम में 11% मतदान बढ़े और आपके कांग्रेस पार्टी के असलम शेख जीते। तो ये कैसे हुआ फिर? देखिए, मत बढ़ना, इस पर भी एक मैं आपको उदाहरण दे दूं। दिल्ली का कहा ना कि कैसे हुआ ये? बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि मत बढ़ने के भी इतने सारे उदाहरण पेश हुए हैं। मैं दिल्ली का भी एक उदाहरण अगर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बीएलए जो थे, उनके खुद के घरों पर 1200 वोट बने थे, 800 वोट बने थे। तो कई बार बहुत सारे घरों पर जो बहुत सारे वोट बने, आई कार्ड एक घरों के एड्रेस पे बहुत सारे बने हुए थे। इस सब की जांच हमने जब की तो हमने पाया कि इतने कम समय में इतने ज्यादा वोट बनना भी एक सही शक पैदा करता है। और ये शक करना, सवाल उठाना, आवाज उठाना, मैं समझता नहीं कोई गुनाह है। नहीं, कोई गुनाह नहीं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार कर्नाटक में है, बिल्कुल है, आपकी सरकार हिमाचल में है, आप उसको शक की दृष्टि से देखते हैं या उसको देखते हैं कि नहीं जनता ने हमको चुन के इस सरकार को बनाया है? ये सवाल है आपसे, मैं जानना चाहता हूं। मैं बिल्कुल, देखिए, कहीं हम जीते कहीं हम हारे, हम ये बात कहना चाहते हैं कि जहां इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ियां होंगी हम उस पर सवाल उठाएंगे, जहां गड़बड़ी नहीं होगी वहां सवाल नहीं उठाएंगे। हाँ जी, जीतेंगे वहां सवाल नहीं होगी, जहां जीतेंगे वहां सवाल नहीं। हाँ जी, आ गया। चित भी मेरी, पट भी मेरी और खड़ी मेरे। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं भाई साहब, दिल्ली चुनाव में क्यों आ गए फिर लड़ने के लिए? श्रीनगर कश्मीर तक चुनाव लड़ने पहुंच गए। पहले महाराष्ट्र का मुद्दा उसी समय उठा लेते, आज बिहार चुनाव आ गया, जनता का दृश्य आपको दिख रहा है किस तरफ जा रहा है, तो आपने प्रोपेगेंडा फिर फैलाना शुरू कर दिया, ईवीएम में घपला है। आप काम करिए, राहुल गांधी जी बिहार जाके कह रहे हैं नौकरियों का पटारा खोल दूंगा। 10% पटारा हिमाचल खोल दीजिए, 10% तेलंगाना और 10% कर्नाटका, वहां के युवा भी नौकरी मांग रहे हैं। क्या बिहार में स्पेशल पटारा कौन सा लेकर के आए राहुल गांधी? और भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, अरे ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं निकालते? चुनाव आयोग बुलाता है, क्यों नहीं जाते? क्यों पीछे निकल जाते? क्योंकि उनको पता है विश्व स्तर पे धज्जियां उड़ जाएंगी उनकी कांग्रेस। राइट सर, जहां पे कांग्रेस जीतेगी
वहां पे ईवीएम ठीक है, जहां पे कांग्रेस हारेगी वहां पे ईवीएम में मैं सीधा सवाल है कि कर्नाटक में जनता के ऊपर विश्वास है या अविश्वास है? रोज एक मिनट को, अविश्वास है तो कहिए कि भंग, फिर से चुनाव कराते हैं, फिर से चुनाव कराते हैं। लेकिन ये बार बार, हाँ सवाल आपके हो सकते हैं, आप हाई कोर्ट गए, महाराष्ट्र में आपको जवाब दिया उन्होंने, मुंबई हाई कोर्ट ने आपको जवाब दिया, तो आप ये बार बार ये सवाल जब बार बार पूछते, तो मेरा जो सवाल था कि कहीं शक जनता के दिमाग में बैठाना ये भी कहीं ठीक बात नहीं। किसने हाथ उठाया था? नहीं नहीं, अब तुमने नहीं, इधर किसने उठाया था? हाँ। बिहार में जो भी इलेक्शन अभी होने वाली है वो बीजेपी और जेडीयू का ही सरकार बनेगी 100%। मैं बिहार से हूँ, नालंदा जिला से हूँ, मैं दिल्ली घूमने आया हूँ और मैं 100% का आगे आओ, मैं मुझसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों बनेगी? क्योंकि आरजेडी उतना विकास बिहार में नहीं कर पाया है। देखो भैया, अब तो बुरा ना मानो तो एक सवाल कह ले, पूछ ले, तुम्हारा नाम क्या है? सौरभ कुमार। पूरा नाम बताओ। सौरभ कुमार। बहुत बहुत ये जो पत्रकार होते हैं ना, आंखों से ही सब सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जानना चाह रहे थे हम, वो समझ गए बाकी लोग। जब तुम्हें जातिगत जनगणना कराने में कोई हिचक नहीं, तो मुझे पूछने में काहे हिचक हो जाए मेरे भाई? तुम्हें जातिगत जनगणना कराने, दोनों लोग कह रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो अब तो ये सवाल बिल्कुल जायज है कि मैं पूछूं और वो नाम छुपा ले जाए, फिर मैं कहूं ना पूरा नाम बताओ। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो बिल्कुल नैतिक अधिकार है बाबूजी, अब आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल नैतिक अधिकार है। जब दोनों पार्टियां तैयार हैं उस पर, बड़ी पार्टियां, तो फिर कोई बिल्कुल नैतिक अधिकार बनता है कि मैं पूछूं। जी आम आदमी पार्टी, लो यार तुम्हारे तो किए कराए पे पानी फेर दिया इसमें कांग्रेस वालों ने, इतनी मुश्किल से तो तुम गुजरात से सीट निकाल के लाए हैं। प्रतीक जी, मुझे आज पता चला कि आज डिबेट इलेक्शन कमीशन पे है। हाँ उसी पर है। हाँ, तो मैं इलेक्शन कमीशन का कोई आदमी ढूंढ रहा था कि कौन इलेक्शन कमीशन की साइड से जवाब देगा। नहीं मिला, लेकिन पता चला कि बीजेपी आज आंसर करने के लिए आई हुई है। पहली बात देखिए, मैं ये मानता हूं युवा होने के नाते कि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान की मूल आत्मा यह है कि जनता के प्रति जवाबदेही, मतलब जनता के अगर मन में कोई शक आता है तो जो भी संस्था हमारे देश में है उनका पहला कर्तव्य है कि जनता को जवाब दो। इलेक्शन कमीशन का पहला कर्तव्य बनता है कि किसी भी पार्टी के खिलाफ या कोई अगर शिकायत करता है उसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। दूसरा, पहला उनका मेन उद्देश्य यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देना, मतलब कि चुनाव निष्पक्ष कराना उनका काम है। जब दिल्ली के अंदर, हमें सवाल इसलिए उठता है कि दिल्ली के अंदर परवेश वर्मा लोगों को पैसे बांट रहे थे, भाजपा के नेता, हमने शिकायत करी कि अब इस पर एक्शन लीजिए, एक्शन नहीं होता तो सवाल हमारा उठता है। जब न्यू दिल्ली विधानसभा के अंदर, शाहदरा विधानसभा के अंदर भाजपा के बीएलए बन 10-10, 11-11 हजार लोगों के वोट काटने के आवेदन देते हैं जो कि वो दे नहीं सकते, उसके बाद वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हम उसकी शिकायत करते हैं, उस शिकायत पे कोई काम नहीं होता तो सवाल उठना लाजमी है। जब किसी पार्टी की बात कर लो, आज देखिए हमारी पार्टी जीते हारे वो बहुत छोटी बात है, लेकिन देश की संस्थाएं हैं वो इंडिपेंडेंट काम करें, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है किसी के दबाव में आगे काम ना करें, ये हमारी सबसे पहले पहला सवाल यह कि इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकारी होना चाहिए। जब मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं पोद्दार जी, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं ऑफ कोर्स सर। इलेक्शन कमीशन, मैं एक मिनट, अरे भाई पोद्दार जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र रखिए। ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकारी हो तो बताए। ऐसा नहीं कि डिबेट कोई देखता नहीं, डिबेट सारे लोग देखते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि इस बात को लेकर आप कोर्ट तक नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सारे लोग गए, वहां भी हुआ। इन्हें यह मालूम था कि जब ये दिल्ली पे बात कर रहे हैं तो इनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ कि पंजाब में सब कुछ ठीक था क्या? बताइए पंजाब में कैसे सरकार बनी आपकी? प्रतीक जी, इसी चैनल पर हमने डिबेट करी थी जब चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हो रहा था, भाजपा का नेता ऑन कैमरा वोटों की चोरी करते पकड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, भाजपा ने उसको इनाम दिया। अब ये सोचिए, हम सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से, जवाब कौन देता है? जवाब भाजपा देती है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इनकी साठगांठ है। सबसे बड़ी साठगांठ क्या है? कांग्रेस भाजपा मिलकर खेल रहे हैं। ना बिल्कुल नहीं। यहां पे जो झूठ बोले उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। 2 लेटर लिखे गए, 2 लेटर के जवाब आए और हुजूर आली, एक मिनट रुकिए, आपको कहा गया, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस ईयर मैं भूल रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लिखा और सबको बुलाया और वोटिंग मशीन सामने रखी और कहा कि इसको खोल के अपने इंजीनियर सारे लोग लेके आइए, देख लीजिए, जांच लीजिए। और मुझे याद है सौरभ उसमें गए थे, जो आपके एक्सपर्ट थे वो भी गए। रुकिए मेरी बात,
जनता के दिमाग में खाम खा के शक और शुबा के बादल नहीं डालने चाहिए। जी मुझे मालूम है संविधान खतरे में है, लेकिन बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप गए थे, उसके बाद वो फिर से कह रहे हैं कि चाय पे बुलाया। आइए चाय पीजिए, आके बैठिए, जाके चाय पीने जाना नहीं जाना आप चाहते नहीं, कह रहे हम तैयारी करें, तो ठीक है तैयारी करिए, तैयारी के बाद जाइए। जी बोलिए। देखिए प्रतीक जी, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन की जो जारी सूची है उसमें से एक अंधभगत की कलम से कुछ लिख करके लाया हूं। और देखिए, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी अगर कुछ बोले तो समझ में आता नहीं, आपको किसी भी पार्टी का नाम बदलने के लिए ना ही उसका नाम बिगाड़ने का कोई अख्तियार नहीं है। और आप दुहाई दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। आपको तो मैं बैठा सकता था, वहां जाके दूर जाके बैठ जाइए, मैं तुरंत कह देता आपसे बैठ जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आपको नाम लेना हो तो ढंग से लीजिए और कहिए सॉरी, और फिर उसके बाद बोलना शुरू करिए। बोलिए सॉरी, पहले बोलिए सॉरी, उसके बाद बोल। मैं बोलने नहीं दूंगा पोद्दार साहब, मैंने कंफ्यूज क्यों कहा वो तो नहीं सुनूंगा। आप बोलिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम ये है और वो कंफ्यूज है। और आप जनता को खामखा के लिए रस, हुजूर आली पोद्दार जी जो रस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी जनता के मन में एक रिएक्शन होता है। आप पहले उसका नाम सही बोलिए, क्या नाम है उसका, किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? प्रतीक जी, किस पार्टी की बात? मैं सवाल का जवाब दीजिए, वरना पोद्दार जी मैं निकाल दूंगा डिबेट से। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूं। तो बस ठीक है, वो बोलिए कि उनके अंदर एक कंफ्यूजन है, बोलिए सीधे सीधे। कंफ्यूजन इसलिए बता रहा हूं, जब 4 राज्यों के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक चैनल पे कह रहे हैं वोट तो हमारे को, नंबर्स ऑफ वोट तो हमारे को ज्यादा मिले, और सीट हम हार गए, यानी कि चुनाव आयोग गड़बड़ है। अब यहां पे समस्या तब उत्पन्न होती है कि जब 70 में से 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें लेकर के दिल्ली के मालिक जब बनते हैं, वो कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं, तब तो चुनाव आयोग और ईवीएम सारी ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं इनको वो दिल्ली की मालकाई हाथ से निकल जाती है, तो ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है चुनाव। और ये जो अभी चंडीगढ़, एक मिनट, मैं आ रहा हूं। मुझे ये बताइए कि इन सबके बीच में घपला जो आप कह रहे हैं, सो कॉल्ड घपला, कर्नाटक जीत कैसे गए आप? मैं अब आपको फिर कह रहा हूं, अगर इतना आपको शक है या भारतीय जनता पार्टी को शक है, कर्नाटका में करिए ना, रिट पिटीशन डालिए, कोई डिस्क्रिपेंसी निकालिए, जहां जहां है वहां तो हम निकालेंगे ना। अच्छा एक बात बताइए, ये 240 लेके क्यों इतना परेशान है? ये ले आते ये 305, क्यों ये 240 पे क्यों रुक गए? कहां रुक गए? अरे वो तो 240 छोड़िए, 200 पे रुकने थे। हाँ। वो तो 200 पे रुकने थे, अभी बैसाखी के सारे सरकार रुको, रोज ना बोला करो, रोज तम्बाकू खा के आ जाते हो। कहां से आए? कहां से? मैं सर बिहार से हूँ। बिहार में कहां से? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। दरभंगा जिले में कौन सा गांव? गांव हम दरभंगा, मेरा नाम दिलीप यादव है, मनीगाछी ब्लॉक टटवार गांव से हैं। ठीक है, बोलो यादव जी, बोलो, अब मन लगा के बोलो। हमारी तरफ मैं मोदी जी हैं, मोदी जी से एक सवाल करूंगा। करो। अभी बिहार में इलेक्शन है, 36 वादे करके आ जाते हो। हाँ। है? क्योंकि हाँ। अभी इलेक्शन है ना, अभी तो भूखे हैं, वोट के भूखे हैं ना। हाँ। 36 से वादे करके आ जाते हैं, बिहार के जनता को गुमराह करके आ जाते हैं। जब जीत जाएंगे तब जाकर हो गया काम खत्म। सर नहीं, एक मिनट रुको, सवाल इनको पूछने दो। चुनाव है, आप वादे वही करें जितने करें। एक मिनट रुको, यादव जी आराम से। अरे भाई क्या हो गया ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो पूछ दिया इसने? क्यों, तो आपको दिक्कत क्या हो रही? भाई सवाल पूछा तो है ना, जायज सवाल है, पूछने दो ना। यादव जी धैर्य रखो, यादव जी आराम से बैठना। सवाल पूछने का हक है और सबसे पूछने का हक है। भाई आपने वादे किए, इतने वादे किए, आपने कौन सा वादा पूरा हुआ वो बताइए, जो नहीं पूरा कर पाए उसका जवाब दीजिए। वो बिल्कुल ठीक है। यादव जी बोलिए। भाई साहब, भारत माता की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा गुट, ये पूरा नाम है। हाँ जी। कांग्रेस आई जी, बिल्कुल ठीक है। कंफ्यूज है, इसलिए कंफ्यूज है, आप समझिएगा। डेटा आपको चाहिए, डेटा पढ़ने वाली मशीन भी चाहिए, खुद से नहीं पढ़ेंगे। डेटा भी चाहिए, डेटा पढ़ने वाली मशीन भी चाहिए, और उस मशीन से ईवीएम मशीन पर आरोप लगाएंगे। यार मशीन से मशीन पे आरोप लगाना है तो फिर बैलेट पेपर क्यों नहीं ले आते, खुद से क्यों नहीं पढ़ लेते? और पढ़ने वाली मशीन क्यों चाहिए? मशीन चाहिए, खुद नहीं पढ़ सकते मशीन पे आरोप लगाने।
दैट्स वाई आप लोग कंफ्यूजन में हैं। इनको वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो भैया चुनाव आयोग वाले, क्योंकि देखेंगे जिस क्षेत्र में इनके कार्यकर्ता बहुमत में हैं वो भी इनको वोट नहीं दे रहे, वहां से भी हार जा रहे हैं। कम से कम चेक तो कर लें कि इनके कार्यकर्ता इनको क्यों वोट नहीं दे रहे हैं। बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है 1975 में आपने अनियमितता और धांधली से चुनाव जीता है, तो साहब सुप्रीम कोर्ट की बात मानने की बजाय आप इमरजेंसी देश में लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी खत्म हो जाता है और सारे देश में तमाम पत्रकारों को, आप होते 1975 में जेल में डाल दिया जाता आपको। अरे जेल में छोड़िए, जेल में तो बहुत अच्छा जबानें काट ली गई होती है हमारी तो इतना। और आप वो कहाँ गए? आप जो प्रधानमंत्री से, अरे अच्छा हुआ शर्मा जी 75 में पैदा नहीं हुए। बोलिए इतने नसबंदी कर देते, तुम्हारा दिमाग वही है सिर्फ, है ना? बड़ा वहां पे जाके पुता नसबंदी कर देते। तुम्हारा दिमाग यही करे। डिबेट में रुकिए, डिबेट 40 लाख लोगों की चलो भाई कर देते, तुम खुश होते ना तो खड़े रहो। मैं इसीलिए पूरा नाम लिया कि भैया ये इंदिरा गुट वाली कांग्रेस है, इसलिए नाम लिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975 में क्या किया, तमाम कलाकारों को जेल में डाल दिया, तमाम कलमकारों को जेल में डाल दिया, तमाम पत्रकारों को जेल में डाल दिया, किशोर को, गायकों को जेल में डाल दिया, सबको 19-19 महीने के लिए जेल में, समाज सेवी हो जेल में डाल दिया। चुप रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज ये लोकतंत्र बता रहे संविधान का अनुच्छेद 1975 में कहा गया था, इसका कांग्रेस आई को जवाब देना पड़ेगा। और मैं बताऊं, ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में समस्या हो गई। मैं आप सब अभी खुद ये बोल रहे थे 240 सीट आ गई, देखा हम लोगों की जीत हो गई। अरे 240 सीट इसलिए आई क्योंकि ईवीएम सही काम कर रही थी, और 400 सीट आ जाती तब भी तुम कहते ईवीएम हैक हो गई है। और 240 सीट में बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हो, नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हो। नरेंद्र मोदी जी चाहते तो सब कुछ करते, जनता के जनमत का सम्मान किया, 1-1.5 लाख वोट के अंतर से जीते, चाहते तो पूरा वोट खुद करवा सकते। देखिए पहले जहां इन्होंने इमरजेंसी की बात की, इमरजेंसी तो मैं बता दूं इस वक्त अरे यादव जी अब रुको, चुनाव न लड़ जाना एकदम से। मतलब ठीक है सवाल पूछ लिया, मतलब ये थोड़ी ना कि चुनाव ही लड़ जाओगे। मतलब ठीक है, अब इतना सही है यादव जी, मतलब हाँ ठीक है गुरु, बस सवाल मैं आऊंगा तुम्हारे पास। अब ऐसा ना करो बिल्कुल एकदम तुरंत ही चुनाव लड़ जाओगे। हाँ सर, इन्होंने पहले जो इमरजेंसी की बात की, इमरजेंसी में तो मैं फिर भी कहूंगा कि आर्टिकल 352 के तहत उन्होंने संवैधानिक तौर पे, संविधान में वो एक आर्टिकल था जिसके तहत अगर देश में कुछ गड़बड़ियां, जस्टिस भाई ने सर सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए जस्टिस भाई, सर आपका अपना मत है, मेरा अपना मत है दूसरा। और दूसरी सर सुनिए, जब प्रीवी पर्स इमरजेंसी के दौरान ही आया, जब राजा महाराजाओं की जमीनें लेकर गरीबों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम में दी गई, दलितों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम में दी गई, उसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी उसी दौरान हुआ। एक मिनट बताइए, हटिए, अभी ने इमरजेंसी पे ही बहस करनी है तो इमरजेंसी कह रहे हैं कि जायज थी और अच्छा थी। मुझे तो पहली बार, हर नाम की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 352 में प्रीवी पर्स जो है पहली बार। अरे सरदार पटेल ने क्या क्या आपको ऐसे ही नजर आ रहे थे? वो लौह पुरुष ऐसे ही था? अरे व्यक्तित्व तो होता है। कहा कि नहीं, हैदराबाद निजाम से कहा आपको आना है, शामिल हो जाना है। कोई इमरजेंसी नहीं लगाई थी, कोई वो नहीं था। हाँ सिर्फ ये कहा था कि अगर नहीं मिले तो फौज आ रही है तुम्हारे पास। तो ये कौन सी हुई? फिर कौन सी? 1969 में ही खत्म हो गया था। 1969 में प्रीवी, नहीं मैं कह रहा हूं प्रीवी पर्स की तो कोई बात ही नहीं है। बस इन्होंने कहा कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं इमरजेंसी का। हाउ यू कैन जस्टिफाई द इमरजेंसी? इमरजेंसी कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप? सर अभी अघोषित इमरजेंसी को आप जस्टिफाई करेंगे? आप ये कहिए, आप ये कहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर इतना बड़ा पहरा लगा हुआ है। आज इलेक्शन कमीशन तो छोड़िए, ईडी छोड़िए, इनकम टैक्स करिए। भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया में खुलकर कनॉट प्लेस में विचार व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं आपातकाल लगा है, घोषित आपातकाल लगा है। शर्म आनी चाहिए आपको, घोषित आपातकाल होता ना, यहाँ पर बोल नहीं सकते। बाबूजी एक छोटा सा उदाहरण बताएं। ये यादव यहाँ खड़ा है, यादव जी यहाँ खड़े हैं, यादव जी खड़े होकर सीधे प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, और ये कह रहे इमरजेंसी, और एक पीछे से आवाज आ रही है, एक सवाल और है, वो दिल्ली जो कहते हैं पूरे देश का दिल, वहां पे आंख में आंख डाल के कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि भाई ऐसा है कि 100 वादे किए थे बिहार में, अभी एक भी पूरा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं ये इमरजेंसी है। जरा पूछ के 75 में बताना, तुम तो पैदा ही नहीं हुए होगे।
हाँ, पिताजी से पूछना 75 में क्या हुआ था। हैं? वो तमाम सारे लोग जो दूर खड़े थे, अब धूप चली गई है, वो पास नजदीक आ गए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दूर खड़े थे, पास आ गए। छां देख के ही चलते हो तुम भी, जहां सत्ता वहीं पे मजा लेते हो। हैं? क्या नाम है? पीयूष राय। कहाँ से आना हुआ? बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। अरे बलिया बोला करो, काहे बागी काम कहाँ के लगाते हो? उसके बारे में कहा जाता है कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया। अरे तो हम जहाँ पैदा हुआ कोई कायर थोड़ी न पैदा होता है, गजब आदमी है यार। बलिया कह दो, इतना अच्छा बलिया है, गंगा किनारे से आए हो, बलिया काफी है। बागी बलिया, बागी बलिया, अरे बलिया बहुत है अपने आप में, कह देने भर से काम हो जाता है, उसका कैरेक्टर डिफाइन हो जाता है। गंगा के तीर पे जो रहता है वो सज्जन पुरुष होते हैं, है ना? तो बस बलिया कहा करो, हम कहाँ बागी बागी बागी, है ना? बागी नहीं, बलिया काफी होता है। जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से? हाँ, मुंबई बोला करिए। मेरे को भाई साहब का नाम मालूम नहीं है, लेकिन ब्राउन जैकेट से मेरे को एक सवाल पूछना है। ब्राउन जैकेट का? एक तो क्या है कि जो 65 साल से इकोसिस्टम चल रहा था ना, वो दाल अब गल नहीं रही है, तो ये तड़फड़ाहट है ना, वो इनकी इसीलिए नजर आ रही है। और कुछ है ना रिलेवेंट बात किया करो, पब्लिक है ना फेडअप हो जाती है आपकी बातों से। अच्छा, हाँ हाँ जी, सवाल आप करो। ब्राउन जैकेट और रिलेवेंट बात किया करिए। और जो इकोसिस्टम चल रहा था वो ब्रेक किया है, और ब्रेक करने वाले लोग जनता है, और जनता ने विश्वास जताया है। अगर तो उस जनता पे तो विश्वास करिए। आप जनता पे विश्वास नहीं, कहते हैं कि 11 साल से ये, 11 साल से वो, और आप कहते हैं मशीन जीत रही है और जो है जनता हार रही है। देखिए, जनता पे अविश्वास हमें नहीं लग रहा है कि कोई पार्टी कर रही है। तो फिर बार बार क्यों कहते हैं मशीन जीत रही, मशीन जीत रही? मुझे लग रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारतीय इलेक्शन कमीशन, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की उनके पास पूरी जिम्मेवारी है, वो वर्षों से ये काम करा रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कुछ सवाल पूछे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेके, कि 2019 से लेके 2024 तक में वहां पे 31 लाख वोटर जुड़े थे वहां पे, लेकिन केवल 5 साल। इलेक्शन कमीशन ने भी उनसे कहा है कि आप अपने हस्ताक्षर रहित पत्र पे या तो किसी को भेजिए। आप एक पत्र भेज देते हैं, हस्ताक्षर तो करिए पत्र पे हस्ताक्षर करिए, भेजिए। क्यों नहीं भेज? जी ऑफ कोर्स मैं दे रहा हूं। एक खाली पूरा कर दूं कि हम कह रहे हैं कि 5 साल में 41 लाख वोटर जुड़ रहे हैं, 5 महीने में एक 41 लाख, यानी कि 31, 5 साल में 5 महीने में 41 लाख। और एक आंकड़ा और जिसके तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में, हमें लग रहा है चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसका समाधान होना चाहिए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में जो वयस्क आबादी है उनकी संख्या है 9,58,00,000, और इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो मतदाता सूची में संख्या हो गई 9,70,00,000। तो इन चीजों के अंतर्गत कई विरोधाभास दिखाई देते हैं। हमें लग रहा है ऐसे में ये सवाल बड़े गंभीर और महत्वपूर्ण है। जी मैं आ रहा हूँ। देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी ने कहा ऐसी पार्टी जो अपने ही मुख्यमंत्री आवास में एक चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट करे तो उनसे संविधान की बात नहीं सीखना है। और इनके इसमें कांग्रेस वाले जिनके टाइम में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहती CBI तो होता, इनसे नहीं सीखना है। भाई इन्होंने कहा कि हरियाणा में EVM के साथ छेड़छाड़ हुई, ये गए इलेक्शन कमीशन ने 1642 पेज में इनका उत्तर दिया है, और 26 विधानसभा में पुनर्सत्यापन किया, फर्जी यानी कि फेक न्यूज है। दूसरी चीज जाते हैं महाराष्ट्र में 2005 विधानसभा लोकसभा का चुनाव का आंकड़ा लीजिए, वहां पे वोटर संख्या कितनी थी? 2009, 2014, 2009 की लोकसभा, 2009 की विधानसभा, 2014 की लोकसभा, 2014 की विधानसभा, 2019 की लोकसभा, 2019 की विधानसभा, 2024 की लोकसभा, 2024 की विधानसभा। हर बार कंपेयर करके देखिए, वोटर की संख्या बढ़ती जाती है। आप खामखा इधर उधर बात करते हैं। लेकिन एक बड़ी ताज्जुब की बात है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते। राहुल गांधी जब विदेश जाएंगे, अभी बोस्टन की धरती पे गए थे ना अभी, तो उन्होंने बोला कि वहां पे जो वो क्या सिस्टम है वहां का कंप्रोमाइज्ड है। वो व्यक्ति जब भी जाता बाहर, अगर आप मुझे 10 सेकंड का टाइम दे, उनका बयान गिना दूं कितने बयान उन्होंने भारत की धरती पर, विदेश की धरती पे भारत को बदनाम करने के लिए दे दिए। वो हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, वो बाहर जाके भारत को गरियाते हैं। अरे कम से कम अपने अंदर सुधार कर लो। कभी आप जाके कहेंगे सिख को पगड़ी पहनने को नहीं मिलता है, कभी आप जाके कहेंगे यहाँ का सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, कभी आप खुद जाके बोलेंगे। अगर आप मुझे 10 सेकंड के केवल टाइम दे, तो मैं गिना देता हूं कितने बयान उन्होंने दिए हैं। ये जाते हैं नहीं, इतने नेगेटिव बयान को तो उन्होंने दिमाग में। 2025 में बोस्टन में जाते कहते ECI ने कंप्रोमाइज था इलेक्शन कमीशन। 2024 में जाते कहते ब्रोकन, टूटी हुई डेमोक्रेसी है भारत की, गजब का बेवकूफ बनाते हैं, मतलब गजब के व्यक्ति हैं। वहीं पे लीडर ऑफ अपोजिशन कम से कम अपने पद का सम्मान कर लें।
उसी सदन के वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और वहीं से आप जाते हैं 2024 में कहते हैं सिक्खों पगड़ी, भाई कौन सी सिक्खों पगड़ी नहीं पहनाई जाती है? ये जाते हैं कहते हैं कि 2022 में जाते हैं कहते हैं कि यहाँ पे पेगासिस मतलब कि सबके, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना मोबाइल फोन जमा करो, चुप्पे से भाग गए। मतलब गजब के व्यक्ति हैं। राइट। देखिए ऐसा है कि जहां तक ये राहुल गांधी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अगर कहा जाए जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे उनके बयानात अगर सुन लेंगे तो शर्म से सर झुक जाएगा। किस तरीके से वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे कि डॉलर जब गिरता है तो पूरा देश गिरता है, पूरा देश झुकता है, इनकी उम्र तो डॉलर से भी ज्यादा हो गई है। और देश में तो लोग इतने, जब मैं पहले बाहर जाते थे तो मंदारी समझते थे लोगों को, हिंदुस्तानियों को ऐसे ही समझते थे। आज जैसे 2014 के बाद से ही 2014 के बाद से जैसे देश आजाद हुआ और देश में पता नहीं क्या अनोखी तरक्की कर ली है। दूसरी बात, हम इलेक्शन कमीशन की जो बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से हम जो सवालात कर रहे हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन से केवल हमारा इतना ही कहना है कि जो हमारे सवालात हैं, हमने एक एम्पावर कमेटी बनाई जिसका ईगल नाम है और जिसमें हमारे 5-7 वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने साइन करके एक बार नहीं 2 बार नहीं इलेक्शन कमीशन से मिलके भी आए हैं। वो ईगल उसका शॉर्ट फॉर्म में, ईगल उसका शॉर्ट फॉर्म करें, एम्पावर्ड में। और उसके बाद एक बार भी इलेक्शन कमीशन ने उनके उन सवालातों का जवाब नहीं दिया है। जब तक हमें अपने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, हम इलेक्शन कमीशन से इन फ्रंट टेबल पर बैठ के क्या चर्चा करें? नहीं, जो ईगल वाली बात है, अपने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हमने ये एम्पावर्ड कमेटी बनाई है। बिल्कुल ये बाकायदा CWC में पास हुआ, क्योंकि इन्होंने जब बनाया था और जब सौरभ को बोला था, सौरभ भारद्वाज को, तो वो गए थे वही, क्योंकि ये इनके टेक्निकल हेड थे, तो वो गए थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने उसका रेक्टिफिकेशन किया था। तो जो आपने ईगल बनाया है जो कि इलेक्शन कमीशन में जाएगा या गया या दिया रिप्रेजेंटेशन, तो उसको क्लियर करिए और इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगा। चाय पे तो बुलाया है आपको जी। प्रतीक जी देखिए, बात ईवीएम हैक की नहीं है, वो तो बहुत छोटी बात है, पूरा कमीशन ही हैक हो रखा है।